ग्लोबल बाजार से हम शुरुआत करते हैं, जहां पर बीती रात हमने देखा कि यूएस के बाजार हल्की नरमी के साथ बंद हुए हैं। नैस्डैक हमने देखा कि थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोजिंग अपना यहां पर दिखाते हुए बंद हुआ है। जो जॉब्स डेटा आया है वो काफ़ी निराश करने वाला। सितंबर 2021 के बाद हमने देखा है कि यहाँ पर बेरोजगारी की दर यूएस में फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लगभग 4% के आसपास हमने देखा है कि मामला दर्ज होते हुए देखा गया है। और इतना ही नहीं, अब कहीं ना कहीं इकॉनमी में धीमापन आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप साहब के कुछ बयान आए हैं जहां एक बार फिर से भारत और यूएस के रिश्तों में गर्माहट और मजबूती के संकेत दिए हैं उन्होंने। काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी जानकारियां हैं, काफ़ी अपडेट है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, अभिषेक सत्यव्रतम, तमाम डिटेल्स लेकर। अभिषेक, हाय मॉर्निंग। और यूएस और एशिया के बाजार का अपडेट तो आप दीजिएगा ही, साथ ही गिफ्ट निफ्टी काफ़ी सपाट संकेत दे रहा है। 25,935 के लेवल्स हमें फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यूएस की इकॉनमी थोड़ा सा धीमापन के संकेत देती हुई जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया है। कविता, गुड मॉर्निंग। देखिए, हाँ, थोड़े धीमेपन के संकेत तो आ रही हैं, लेकिन क्या इन धीमेपन के संकेतों के बाद आगे यूएस फेड के टोन में नरमी आएगी, इस पर नजर रहेगी। और वैसे भी आज दो यूएस ऑफिशियल्स के बयान आने हैं, उस पर बाजारों की नजर रहेगी। यूएस फेड के गवर्नर हैं क्रिस्टोफर वॉलर, उनका बयान आएगा। और इसके अलावा हम देखेंगे कि न्यूयॉर्क फेड के प्रेसिडेंट है जॉन विलियम्स, उनका स्टेटमेंट आएगा, उन पर बाजारों की नजर रहने वाली है। देखते हैं कि किस तरह के संकेत वहां से आते हैं। कल हमने देखा अमेरिकी बाजारों में कि थोड़ा मिक्स सेट ऑफ नंबर्स रहे, क्योंकि डाउ जोन्स 302 अंक गिर के बंद हुआ, लेकिन नेस्टेक और S&P 500 इन्होंने थोड़ा सा उन नंबर्स को, जो जॉब रिपोर्ट के नंबर या फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट के जो नंबर्स आए, उनको डाइजेस्ट करने का काम किया। नेस्टेक 50 अंक ऊपर चढ़ के बंद हुआ। हालांकि अगर आप यूएस फ्यूचर्स देखेंगे तो वहां पर आपको गिरावट पर कारोबार होता हुआ नजर आएगा। अमेरिका में जो रोजगार के आंकड़े हैं अक्टूबर और नवंबर के एक साथ आए हैं। अक्टूबर में अमेरिकी इकोनॉमी में नौकरियां 1,05,000 घटी हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अमेरिका में शटडाउन चल रहा था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टॉल्ड थी, तो उसके चलते ये हुआ है। लेकिन नवंबर में 64,000 बढ़ी हैं नौकरियां, और अनुमान जो था वो था 45,000 का, यानी कि उससे बेहतर साइड पर निकल के आए हैं। लेकिन बेरोजगारी दर बढ़ के हो गई है 4.6%, और ये जो है सितंबर 2021 के बाद सबसे ज्यादा है, यानी कि लगभग 4.25 साल के निचले स्तर पर बेरोजगारी दर वहां पर पहुंच गई है। रिटेल बिक्री के आंकड़ों पर भी अमेरिका में नजर थी, और रिटेल बिक्री जो है बिना बदलाव के $732.6 बिलियन पर रही है। अब देखते हैं कि आज यूएस फेड के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से बयान किस तरह के निकल के आते हैं। अगर हम एशिया की बात करें तो जापान के बाजार निक्केई, वहां का जो बेंचमार्क इंडेक्स है, वहां पर हमने देखा कि 2 दिनों की गिरावट हो रही थी। आज हल्की सी तेजी है। जापान में एक्सपोर्ट के आंकड़े आए हैं, अनुमान था 4.5% के आसपास एक्सपोर्ट बढ़ने का, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ के आया है 6%। ये नवंबर के आंकड़े हैं, और ये पिछले 9 महीने में सबसे तेज रफ्तार से एक्सपोर्ट में बढ़त देखने को मिली है। और उसके चलते हम देखने की हल्की सी तेजी पर आपको निक्केई में कारोबार होता हुआ दिखेगा। कोरिया की बात करें, कोरिया में भी 2 दिनों की बिकवाली हो रही थी, आज वहां पर भी बाइंग लौटी है, और 2 दिनों की बिकवाली के बाद हल्की तेजी पर आज कारोबार होता हुआ आपको दिखाई देगा। अमेरिका में जिस तरह से बेरोजगारी दर बढ़े हैं, इकोनॉमी को लेकर थोड़ी चिंताएं फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, उसके चलते सेफ हेवन डिमांड सोने में थोड़ी सी बढ़ी है, और सोने का जो भाव है $4,350 प्रति औंस के आसपास है। डॉलर इंडेक्स की बात करें, 2 महीने के निचले स्तर पर डॉलर फिसल गया है। 98.19 ये है डॉलर इंडेक्स का लेवल। भारतीय बाजार के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए निश्चित तौर पर एक सेंटिमेंट के लिहाज से ये पॉजिटिव हो सकता है। क्रूड की बात करें, क्रूड लगातार गिरावट, अगर हम इस साल की बात करें तो ब्रेंट क्रूड के भाव में 21% की गिरावट आ चुकी है, और ब्रेंट क्रूड का जो प्राइस है करीब 2.25% फिसलकर ब्रेंट क्रूड आ गया है $60 के भी नीचे। $59.3 प्रति बैरल के आसपास के प्राइसेस हैं। और अगर हम अन्य संकेतों की बात करें, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड में कोई खास चेंजेस है नहीं, 4.15% की बॉन्ड यील्ड वहां पर है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी, कल हमने देखा भारतीय बाजार में गिरावट का सेशन रहा, 26,000 के नीचे निफ्टी फिसला है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी से हम देख रहे हैं कि हल्की से नरमी के शुरुआत पर संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि एशिया पॉजिटिव है, अमेरिकी बाजारों में गिरावट है, लेकिन वहां पर भी मिक्स सेशन रहा है। नेस्डेक ऊपर बंद हुआ है, तो मतलब कोई ऐसे स्पेशल खास क्यूज नहीं है। गिफ्ट निफ्टी थोड़ी सी नरमी पर खुलने के आज संकेत दे रहा है।
बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्लोबल बाजारों का पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार एफआईएस डीआईएस के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। कल के सेशन में एफआईएस ने कैश मार्केट में 2381 करोड़ की यहां पर बिकवाली की है। लगातार 14वां सेशन था जहां पर एफआईएस ने बिकवाली का आंकड़ा दिया है। डीआईएस लगातार खरीदारी कर रहे 1077 करोड़ की यहां पर बाइंग डीआईएस की तरफ से आई है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1767 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा, इंडेक्स ऑप्शन में 10,790 करोड़ की खरीदारी का एक बड़ा नंबर आया है। स्टॉक फ्यूचर्स में 3,241 करोड़ की बिकवाली और वहीं स्टॉक ऑप्शन की बात करें तो 517 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा यहां पर भी आया है। देखिए 10 नवंबर से 16 दिसंबर तक लगातार यहां पर करीब 1,500 से 2,500 की बिकवाली एफआईएस की तरफ से आई है नंबर्स में। डीआईएस लगातार 10 से 16 दिसंबर तक यहां पर लगातार डीआईएस की ओर से खरीदारी का एक आंकड़ा आता हुआ नजर आया। चलिए ये तो हो गई एफआईएस डीआईएस की बात और अब रुक कर लेते हैं। आज के हमारे मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरिहंत कैपिटल से रत्नेश गोयल जी हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग रत्नेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बाजार से ही शुरुआत करेंगे। कल के सेशन में हमने देखा यहाँ पर बिकवाली होती हुई नजर आई। कल देखिए निफ्टी 167 अंकों की गिरावट के साथ 25,860 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में 500 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी 427 अंकों की गिरावट के साथ 59,035 के लेवल पर क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी थी जिसके चलते आमतौर पर हम देखते भी थोड़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पर दिखती है बाजार में। आज के लिए क्या सेटअप आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में? वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि बाजार पूरा एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। निफ्टी को 50 दिन का मूविंग एवरेज का काफी एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है। राइजिंग मूविंग एवरेज है 50 दिन का, तो मुझे ऐसा लगता है अभी वो होल्ड कर सकता है। वापिस हम सपोर्ट एरिया के पास में आ गए 25,750। ये काफी अच्छा सपोर्ट लेवल रहेगा। मुझे नहीं लगता है इतना आसानी से तोड़ेगा ही। हाँ, उसके बाद में तोड़ता है थोड़ी सी हमको फिर गिरावट बढ़ सकती है, पर ओवरऑल मुझे रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखती है 25,750, 25,700 ये जो अच्छे सपोर्ट लेंगे। ऊपर में मुझे ऐसा लगता है 25,950, 26,050 ये सप्लाई जोन रहेगा। तो ओवरऑल इस रेंज में ट्रेड करता हुआ बाजार हमको दिखाई देगा। जिस तरह से बैंक निफ्टी से थोड़ा सा लीड हमको देखने को मिल रहा था, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 30 दिन के आसपास में आ चुका है। ये तोड़ता है थोड़ी सी इसमें गिरावट बढ़ सकती है। तो इसमें थोड़ा सा अब हमको थोड़ा सा एक नजरिया थोड़ा सा इस पर वॉच रखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी जो सपोर्ट आ रहा था वो भी बाजार में आता रहता है या नहीं रहता है। तो 58,900, 58,650 ये नीचे की सपोर्ट लेवल रहेंगे जहाँ पे हमको खरीदारी देखने को मिल सकती है। ऊपर में 59,250, 59,500 यहाँ पे थोड़ी सी रुकावट रहेगी। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा रेंज बाउंड एक्टिविटी हमको और 1-2 दिन के लिए देखने को मिल सकती है। रत्नेश हाय मॉर्निंग। बाजार का सेटअप आपने बता दिया, लेकिन क्या आज के कारोबार के लिए कोई ट्रेडिंग कॉल्स है जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे? जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, कहाँ दांव लगाना मुझे चाहिए? ऐसा लगता है कि बाजार में जिस तरह से मैंने कहा कि मिक्स सेटअप रहेगा, तो एक बाय एक सेल का देखना है। दोनों तरफ से हमको ट्रेड करने के मौके मिलेंगे। तो जो पहला बाय है टाइटन में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है अभी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलने वाला है। 3880 का स्टॉप लॉस लगेगा। 3900 से 3980 के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और बीडीएल में कल भी मैंने एक ऑप्शन का पुट बाय कराया था, उसमें काफी थोड़ा मुनाफा अच्छा मिला होगा मैं दर्शकों को। अभी भी मुझे ऐसा लगता है इसमें एक ब्रेकडाउन सेटअप बना है नया, यहाँ पे बीडीएल में सेल की सलाह रहेगी। 1385 1385 का स्टॉप लॉस लाएगा, जो टारगेट बन सकता है 1310 का। रत्नेश रुकिएगा, आपके हम एक और सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। और खैर यहाँ पर आपने बिकवाली की रणनीति बीडीएल में दी और टाइटन में आपने खरीदारी की सलाह दी है, जो कि स्क्रीन पे हम फ्लैश भी कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हम पोजिशनली, क्योंकि एक ईयर एंड में हम अब जा चुके हैं और ऐसे में अगला पूरा महीना जो है हम क्लियरली बजट को एज अ बिगर ट्रिगर देखेंगे। बट हैविंग सेड दैट, स्पेसिफिकली बैंकिंग स्पेस में क्या आपकी कोई दिलचस्पी है? निजी या सरकारी बैंकों में आपको लगता है कि कुछ इनिशिएट करना चाहिए? मीडियम टर्म आउटलुक के लिहाज से पूछ रही हूँ। बिल्कुल, जो प्राइवेट बैंक या निजी या गवर्नमेंट बैंक की बात करें तो इसमें काफी थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम हम लोग को दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कोई भी नीचे से एक अपॉर्चुनिटी आती है मीडियम टर्म आउटलुक के लिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। एक एसबीआई और एक केनरा बैंक, इसमें मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे और ठीक देखने को मिल सकता है। प्राइवेट बैंक में मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमको एक एक्सिस बैंक की तरफ मूव करना चाहिए, उसमें थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम।
और राइट चलिए, तो यहाँ पर आपने बैंकिंग के लिहाज से एक्सिस बैंक पे रणनीति बताई है। शुक्रिया रत्नेश, आपने समय दिया, रणनीतियाँ बताई। हैव ए नाइस डे। लेकिन बाजार सवेरे में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर स्पेसिफिक स्टॉक एक्शन पर हम बातचीत करेंगे और कमोडिटी बाजार पर भी हमारा फोकस होगा। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स लेकर। बने रहें।